मेडिकल ओपीडी कोर्सेज के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो पेशेंट एवेल्यूएशन और ट्रीटमेंट के ऊपर होगा। ये कोर्स बेस्ट है न्यू ग्रेजुएट्स के लिए, वो हाउस ऑफिसर्स जो कि अपना क्लिनिक स्टार्ट करने चाहते हैं और उनके पास कोई गाइडलाइन नहीं है। एमओस डब्ल्यूएमओस के लिए जो कि अपने क्लिनिकल नॉलेज अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रिस्क्रिप्शन हम लोग आपको बताएंगे वो NHS CMTD और अप टू डेट से ली गई हैं। इसके अलावा हम आपको ये बताएंगे कि आपने अपनी क्लिनिक के ऊपर किस तरीके से पेशेंट को ट्रीट करना है, पेशेंट के कंसर्न को किस तरीके से डील करना है, आपने पेशेंट को कब रेफर करना है, बेसिक ब्रांड नेम्स बताएंगे। हम आपको ये बताएंगे कि आपने फार्मास्यूटिकल कंपनीज को किस तरीके से अप्रोच करना है। स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो स्ट्रोक एक इस्कीमिक स्ट्रोक होता है, हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इसकी डिटेल में हम अपनी इमेजिंग के सेक्शन के अंदर ज़्यादा आपको डिटेल से बताएंगे। स्ट्रोक का पेशेंट जब भी आता है हमारे पास तो फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के साथ आता है। पेशेंट के अटेंडेंट्स आपसे ये कहते हैं कि जी हमारे जो बाबा जी थे उनका हाथ में कमज़ोरी आ गई है, एकदम से वो हाथ काम करना छोड़ दिया है, या फिर नमनेस हो गई है, टिंगलिंग सेंसेशन है, हाथ सुन हो गया है, बाबा जी बोल नहीं रहे। कुछ खाते हैं तो सांस की नाली में चले जाता है। बाबा जी उल्टी पुल्टी बातें कह रहे हैं। इसके अलावा एकदम से बेहोश हो गए हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा नोजिया वोमिटिंग या सर में दर्द है या झटके लगने शुरू हो गए हैं। ये सारे फीचर्स जब भी आपके पास आएंगे तो आपका जो फर्स्ट डिफरेंशियल होने चाहिए वो हमारे पास होने चाहिए स्ट्रोक। जब भी उन फीचर्स के साथ पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमने सीटी स्कैन ब्रेन प्लेन करवाना है। उसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आएंगी, या तो हमारे पास इस्केमिक स्ट्रोक आएगा या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक आएगा। जो इस्केमिक स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो उसके अंदर आप देखेंगे वो एरिया जहाँ का स्कीमिया हुआ है, जहाँ पे इंसल्ट हुई है, वहाँ पे ब्लैकिश ग्रे कलर का हमारे पास ब्रेन शो होगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ ब्रेन आप कह लेंगे ग्रेश कलर का है, मगर वो जहाँ पे स्कीमिया हुआ है वो ब्लैकिश ग्रेश कलर का शो हुआ है। CSF जेट ब्लैक है। अब जो हेमरेजिक स्ट्रोक है उसके अंदर हमारे पास हाइपर डेंस एरिया शो हो रहा है। आप कह सकते हैं कि ऑफ वाइट कलर का एरिया शो हो रहा है जहाँ पे हमारे पास हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है। बोन की डेंसिटी देखें, वाइटिश कलर की है, जेट वाइट है या शार्प वाइट है, मगर जो जहाँ पे हेमरेज हुआ है वहाँ पे आप देख लें कि ऑफ वाइट कलर का हमारे पास पैच आया हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को या तो इस्केमिक स्ट्रोक है या फिर हेमरेजिक स्ट्रोक है। सीटी स्कैन के बाद जो हमारे पास टेस्ट होते हैं वो हमारे पास ये प्रोटोकॉल फॉलो होता है, जिसके अंदर हम CBC करवाते हैं, PTINR, FPS, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, ECG, एको, डॉपलर्स। अब CBC के अंदर हम लोग देखते हैं HP के पेशेंट को कोई फर्दर और कोई डिजीज़, कोई प्रोथ्रोम्बोटिक कंडीशन तो नहीं है, सच एज पोलीसाइथीमिया तो नहीं है। हम ब्लीडिंग टाइम देखते हैं उसका, PTINR देखते हैं कि कहीं ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है, जिस तरह हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो सकती है। FBS से भी HbA1c देखते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास रिस्क फैक्टर है। लिपिड प्रोफाइल देखते हैं, करवाते हैं, जो कि फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल होता है, फास्टिंग में हम करवाते हैं। हम इसमें हाइपरलिपिडीमियाज देखते हैं जो कि रिस्क फैक्टर है। ECG करवाते हैं, ECG के अंदर हम देखते हैं कि पेशेंट को कोई एफib या कोई रिथमिया तो नहीं चल रहा है जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कोई क्लॉट बन गया हो जो कि कैरोटिड आर्टरी के थ्रू जिसने ऊपर जाके स्ट्रोक कर दिया। या फिर हम एको करवाते हैं साथ, जिसमें हम लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर क्लॉट देखते हैं। कैरोटिड डॉपलर देखते हैं, कैरोटिड डॉपलर के अंदर हम कैरोटिड आर्टरी की पेटेंसी देखते हैं। अगर तो 75% से ज़्यादा वो ओक्लूडेड है तब हम एंड आर्टेक्टमी की तरफ जाते हैं। अब हमारे पास डायग्नोसिस बन गया कि भाई पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है, तो अब हमने उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। अगर पेशेंट को कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तब हम उसकी मेडिकेशन इस तरह से स्टार्ट करेंगे। हम उसको टैबलेट एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल 300 mg स्टैट के अंदर देंगे। साथ हम एट्रोवेस्टाटिन 10 mg देंगे। न्यूरोमेड जो कि B12 है वो देंगे, क्योंकि इसकी नर्व हीलिंग में रोल होता है। नॉर्मल सेलाइन 500 BD देंगे, या चल के बताता हूँ क्यों। और ओमेप्राजोल देंगे 40 mg IV स्टैट के अंदर। ठीक है, ये तो हमारे पास ट्रीटमेंट हो गई इस्केमिक स्ट्रोक की। अच्छा, अब इसके अलावा ये है कि अगर तो पेशेंट सिम्टोमेटिक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट को सीजर्स हो रहे हैं, तब हमने क्या करना है, हमने डायज़ेपम जो कि बेंजोडायज़ेपिन है उसका हमारे पास वाइल आता है, 10 mg आता है 2 cc के अंदर। हमने इसको 20 cc नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाइल्यूट कर लेना है और 2 cc उसमें से दे देना है स्टेट। अगर तो उसके सीजर्स ठीक हो जाते हैं, या अगर हमें 3-4 शॉट्स देने पड़ती हैं, सीजर्स काबू में आ जाते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर पेशेंट को मल्टीपल एपिसोड्स हैं तो हम उसको इंजेक्शन लेवोरेसिटेम 500 mg IV स्टेट के अंदर दे देंगे। ठीक है,
तो पेशेंट के सीजर्स हमने काबू में कर लेने हैं। दूसरी बात ये, अगर पेशेंट को डिस्फेजिया है तो उसमें एस्पिरेशन के चांसेस होंगे। आपने पेशेंट को एनजी स्टार्ट करनी है और आपने कोई भी सप्लीमेंट हो गया, ग्लूसरना हो गया, एंश्योर हो गया, लेविटी हो गया, 2 स्कूप्स 100 ml नॉर्मल सलाइन के अंदर आपने 4 आवरली में स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है, फिजियोथेरेपी एसेंशियल है, जितनी अच्छी फिजियोथेरेपी होगी उतना जल्दी पेशेंट हील होगा। ठीक हो गया। फर्दर आगे अगर हम बात करें, अच्छा अब हम हाइपरटेंशन को देखते हैं। अब अगर पेशेंट का वाइटल्स करते हैं और उसमें पेशेंट का बीपी 160-180 के दरमियान में आता है तो वेल एंड गुड है। आपने फर्स्ट 3 to 14 डेज के अंदर बीपी 160-180 के दरमियान में ही रखना होता है। अब पेशेंट को, स्ट्रोक वाले पेशेंट को हाइपरटेंशन होती क्यों है? पहला तो रीज़न ये हो सकता है कि पेशेंट को क्रॉनिकली हाइपरटेंशन चल रही है। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स की वजह से पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स की वजह से पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गई है। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को 170-160 पे बीपी होता है तो फौरन से उनको एंटी हाइपरटेंसिव दे के या आईवी एंटी हाइपरटेंसिव दे के, ओरल या आईवी, पेशेंट का बीपी नीचे लेके आते हैं। उसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं ब्लड वेसल का, तो ब्लड ब्रेन को जा रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्लॉट आ गया और ब्लड सप्लाई ब्रेन की डिक्रीज हो गई। अब जो ब्लड में जो जो भी ब्रेन का एरिया है, ठीक है, यहाँ पे वो डिक्रीज ब्लड सप्लाई है, कोलेट्रल से भी हो सकती है, मेन वेसल से भी हो सकती है। अब अगर हम पेशेंट का बीपी फौरन से कम कर देंगे तो ये जो ब्रेन का एरिया जो कि डैमेज हुआ है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई और कम हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई यहाँ पे अगर फर्दर डिक्रीज होगी तो पेशेंट को इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज हो जाएगा। और जब भी पेशेंट को इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होगा तो उसके जो जितने भी डेफिसिट आप कह लें कि फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आया है, वो परसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग रह जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने पेशेंट का बीपी मेंटेन रखना है बिटवीन 160 to 180 फॉर फर्स्ट 3 to 14 डेज। फर्दर ये कि आपने, अब आपकी क्लिनिकल सेंस के ऊपर आता है कि अगर तो स्लाइटली पेशेंट का बीपी है, लेट से 180-185 के ऊपर, अपर रेंज के ऊपर आ रहा है, तो आप उसको ओरल या सबलिंगुअल टेबलेट कैपोटेन 25 या 50, जो कि आप कह लें कि एस इनहिबिटर्स हैं, वो आप दे दें तो इससे बीपी उसका यानी कि थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। अगर पेशेंट का बीपी बहुत ही ज़्यादा हाई आता है, फॉर एग्जांपल लेट से 210/110 आ रहा है, 220/220/130 आ रहा है, तब आपने क्या करना है, तब आपने इंजेक्शन लबीटालॉल दे देना है। आप इनकी इन्फ्यूजन भी दे सकते हैं या फिर इसको आप डाइल्यूट करके भी लगा सकते हैं, 2 cc 3 cc करके। तो नॉर्मल ये होता है कि आपने 100 ml का ब्यूरेट लिया नॉर्मल सेलाइन का, उसमें 1 एम्प्यूल लबीटालॉल डाल दिया और उसको 30 ड्रॉप्स पे डाल चला दिया, और अब आपने बीपी को मॉनिटर करते रहना है। अगर बीपी आपका ज़्यादा हो रहा है, आप 30 से 40 ड्रॉप्स पे चले जाएं, 50 ड्रॉप्स पे चले जाएं। ठीक है। आप साथ इसको उससे काबू में नहीं आ रहा, आप साथ हाइड्रोलाजिन स्टार्ट कर दें। ठीक है, कोई भी आप इस तरह से आईवी एंटी हाइपरटेंसिव स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अगर डिस्चार्ज मेडिसिन की बात करें तो हमने इनिशियली क्या चीज़ दी थी, हमने टैबलेट एस्प्रिन दी थी 300 और क्लोपिडोग्रेल 300 दी थी स्टेट के अंदर। अब डिस्चार्ज के ऊपर हमने क्या करना है, या फ्रॉम डे 2 हम लोगों ने क्या करना है कि टैबलेट एस्प्रिन 75 और क्लोपिडोग्रेल 75 चलेगी फॉर नेक्स्ट 21 डेज। ठीक है। और उस 21 डेज के बाद आपने टैबलेट क्लोपिडोग्रेल 75 लाइफ लॉन्ग उस पेशेंट को देनी है। ठीक है। इसके अलावा आपने टैबलेट एट्रोवेस्टाटिन 20 mg एचएस के अंदर देनी है, आपने न्यूरोमेड देनी है जो कि B12 है, नर्व हीलिंग के लिए होता है, और आपने उसको लाजमी कोई पीपीआई देना है, क्योंकि जब भी आप पेशेंट को एंटी प्लेटलेट दे रहे होते हैं तो पेशेंट को गैस्ट्रिक हेमरेज का चांस बढ़ जाता है। तो लास्ट में आपने उसको कोई ऐसा पीपीआई देना है जो कि इंटरेक्ट ना करे एस्प्रिन के साथ। ठीक हो गया। फर्दर अगर हम बात करें तो ओपीडी के अंदर, इस मेडिकल ओपीडी कोर्स के अंदर मेडिसिन, गायनी, पीट सर्जरी, एमरजेंसीज, एक्सरेज, ईसीजी, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। आपको प्रिस्क्रिप्शन के नोट्स देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का बताएंगे, लैब इंटरप्रिटेशन का बताएंगे कि किस तरीके से करनी है, आपको ये बताएंगे कि एमरजेंसीज को कैसे डील करना है। ठीक है। पेशेंट को रेफर कब करना है, अपना क्लिनिक किस तरीके से सेटअप करना है। ठीक है।
तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो FCPS वर्ल्ड की वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर कर जाएँ, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 0312 968 4658। थैंक यू।